हेलो दोस्तों, आइए आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो आप सोच लीजिए कि इसके पहले 12 क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मतलब 120 क्वेश्चन। तो 120 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो आइए 13 का पहला क्वेश्चन देखिए। पाई चार्ट से दिया हुआ है कि दिए गए पाई चार्ट में एक स्कूल के विभिन्न खर्च दिखाए गए हैं। अब देखिए विभिन्न खर्च कैसे दिखाए गए हैं। खेल कूद पर कितना है 120 डिग्री, पुस्तकालय पर 60 डिग्री, विविध पर 30 डिग्री, विज्ञान पर 60 डिग्री, कला और शिल्प पर कितना है 90 डिग्री। तो ये खेल कूद है उसका जो है कि खर्च जो है कि पाई चार्ट के रूप में दिखाया गया है। क्लियर है। तो आइए पहला क्वेश्चन दिया है कि किस मद पर खर्च अधिकतम है। तो किस मद पर खर्च अधिकतम है। तो आप देख रहे हैं कि खेल कूद पर 120 डिग्री है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा खेल कूद। भाई किस पर सबसे अधिक खर्च है, खेल कूद पर, तो इसका आंसर हो जाएगा खेल कूद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह किन मदों पर खर्च की राशि समान है। किन मदों पर खर्च की राशि समान है। तो आप देखिए पुस्तकालय पर 60 डिग्री द्वारा खर्च दिखाया गया है और विज्ञान पर खर्च भी 60 डिग्री है। तो इसका मतलब पुस्तकालय और विज्ञान, इसका मतलब इसका आंसर होगा पुस्तकालय और विज्ञान। पुस्तकालय और विज्ञान। क्लियर है। पुस्तकालय और विज्ञान पर समान है। अब दिया कि खेल कूद तथा कला और शिल्प के खर्च का अनुपात। तो खेल कूद का अनुपात कितना है भाई 120 डिग्री और कला और शिल्प का अनुपात है 90 डिग्री। तो इसी का रेशियो निकाल लेंगे, मतलब 120 अनुपात 90। तो 0 से 0 कटेगा, 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9। तो कितना रेशियो आ गया भाई 4:3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 4:3 आ गया। तो सब लोग समझ पा रहे हैं कितना आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बिल्कुल ही सिंपल, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता मैथ में, केवल अगर आपका लॉजिक क्लियर है तब। तो आइए ये हम लोग का 3 क्वेश्चन रहा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पाई चार्ट से है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है भाई, दिया किस मद पर 25% निधि को खर्च किया गया। दिया हुआ है किस मद किस मद पर 25% निधि खर्च किया गया। क्लियर है। अब दिया कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब डिपार्टमेंट है, कौन सा ऐसा भाग है जिस पर हम लोग कुल जितनी भी इनकम है उसका 25% खर्च किए। तो देखिए ये किस में दिखाया गया है, डिग्री में दिखाया गया 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री। और टोटल जो है कि टोटल एक बिंदु पर कितना कोण बनता है भाई 360 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल खर्च होगा वो होगा 360 डिग्री। क्या होगा 360 डिग्री। जो टोटल खर्च हम लोग मानेंगे, क्योंकि सभी खर्च को डिग्री में दिखाया गया है और एक पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो टोटल खर्च को हम लोग 360 डिग्री मानेंगे। अब इसका निकाल लेते हैं 25%, मतलब 25/100। तो हो जाएगा 25 चौके 100 और 4 9 36, 90 डिग्री आ रहा है। तो अब देख लीजिए कि 90 डिग्री खर्च किस पर है, कला और शिल्प पर। इसका मतलब कि कुल निधि का जो 25% खर्च हो रहा है वो कला और शिल्प पर हो रहा है। किस पर हो रहा है भाई, कला और शिल्प पर हो रहा है। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पाई चार्ट पर, एक और क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग का इसी पाई चार्ट से दिया। क्या दिया है, दिया कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया। लिखा है कुल खर्च का कितना प्रतिशत, कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया। बोला कि कुल खर्च का कितना परसेंट भाग पुस्तकालय पर खर्च किया। तो पुस्तकालय पर कितना खर्च है भाई 60 डिग्री। अब जो है पुस्तकालय पर हम देख रहे हैं, पुस्तकालय पर
खर्च को किससे दिखाया गया है? 60 डिग्री से। लेकिन कुल खर्च कितना होगा भाई? अगर कुल खर्च की बात किया जाए तो अगर डिग्री में बात हो रहा है तो टोटल होगा 360 डिग्री, टोटल होगा 360 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं कि पुस्तकालय का खर्च कुल खर्च का कितना है। पुस्तकालय का खर्च कुल खर्च का कितना है? तो पुस्तकालय का खर्च है 60 और टोटल है 360, कट जाएगा 1/6 भाग। जो पुस्तकालय का खर्च है वो कुल खर्च का 1/6 है। अब इसको अगर हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 2 से कटेगा 50/3। तो 50/3 का मतलब 16.66% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 16.66% आ गया है। क्लियर है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल लॉजिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी रटने वाला काम नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? पहले तो 7 संख्याओं का औसत 18 दिया है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 7 संख्याओं का योग कितना होगा भाई? 18 × 7। तो 7 × 8 = 56, 5 बच गया, 7 × 1 = 7, 5 = 12, 126 होगा। 7 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 126। अब इसमें से एक संख्या 17 है, उसको 31 से बदल दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि 126 में से 17 को घटा दिया गया और उसके जगह पे 31 प्लस कर लेंगे। 17 को हटा देंगे, 31 प्लस कर लेंगे। तो कितने का डिफरेंस आएगा भाई? -17 + 31 करना है। इसका मतलब 31 में से अगर 17 घटाएं तो 4 और 2 14 का डिफरेंस आएगा, मतलब 14 प्लस होगा। तो मतलब 126 + 14, 6 × 4 = 10, 2 × 1 = 3, 1 × 4 = 1, मतलब आ गया 140। जो नया योगफल आया वो 140 आया। तो अब जो नया औसत होगा वो होगा 140/7, क्योंकि संख्या तो 7 ही है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। अब जो है कि इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व करके सही भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे छोड़ दिया जाए। अब वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन हम लोग का क्या दिया है, क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरह दिया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर हो गया 140/7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। अरे क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। दिया है कि यदि 3/5 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 3/5 बराबर 3/5 तो x का मान क्या होगा? क्लियर है? x की वैल्यू बताना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए बेस अगर बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/5 की पावर 3 - 6, और इधर जो बच गया वो 3/5 की पावर 2x - 1। तो अब ये क्या बचेगा? ये बचेगा 3/5 की घाते 3 - 6 का मतलब -3 बचेगा, और यहाँ पर होगा 3/5 की घाते 2x - 1। तो अब देखिए, अब यहाँ पर बेस बराबर है, 3/5 यहाँ भी है, 3/5 है। अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2x - 1 बराबर -3। तो 2x बराबर ये -3 और 1 उधर जाएगा तो प्लस होना जाएगा। इसका मतलब 2x बराबर -2, तो x बराबर -1 हो जाएगा। -3 में से +1 चला जाएगा, -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई -1 आ गई। क्या आ गया भाई? -1 आ गया। तो यही x का मान होगा, और x का मान ही क्वेश्चन में पूछा था, तो -1 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
दिया है कि यदि 102 का होल स्क्वायर बराबर दिया 10404, तो ये इसकी वैल्यू बताना है। कड़ी में 104.04, फिर कड़ी में 1.0404, फिर कड़ी में 0.010404, इसका मान बताना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्या है। दिया 102 का होल स्क्वायर बराबर दिया 10404। इसका मतलब ये हुआ कि 102 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 1। इसका मतलब यही तो हुआ, अगर ये इधर जाएगा, देखिए इसको समझ लीजिए बात को। दिया था कि 102 का होल स्क्वायर बराबर 10404। अगर दोनों तरफ का हम रूट स्क्वायर ले लें तो 104 बराबर आ जाएगा 102 बराबर 10404। इसका मतलब इसका वर्गमूल 102 होगा। 10404 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 102 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना है। तो लेकिन ये जो 1040, आप देखिए 10404 10404 10404 सभी में वही चीज़ सेम दिया है, बस दशमलव लगा हुआ। तो अगर हम लोग दशमलव को हटा दें, केवल हम लोग दशमलव को हटाकर 10404 बना लें तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो अब देखिए दशमलव हटाएंगे कैसे। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो आपको पता है, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं 104.04। तो अगर इसमें 100 से ऊपर और 100 से नीचे हम लोग गुणा कर देंगे तो दशमलव पूरा हट जाएगा। अब यहाँ देखिए कितने अंक के बाद दशमलव था भाई, 1 2 3 4, तो 1.0404। तो इसमें 10,000 से ऊपर एक जीरो और 10,000 से नीचे गुणा कर दे तो इसका भी दशमलव हट जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए दशमलव 0.10404। तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव था। तो 1 2 3 4 5 6 से ऊपर और 1 2 3 4 5 6 इससे नीचे गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा क्या होगा, हट जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए बना क्या, जब यहाँ दशमलव हटेगा तो 10404 और यहाँ नीचे बचेगा 100। जब यहाँ पर हमारा दशमलव हटेगा तो ये भी बन जाएगा 10404 और ये नीचे हो जाएगा 10,000 4 जीरो, प्लस यहाँ पर जब दशमलव हो जाएगा तो 10404 और एक के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए ये ऊपर तो सेम हो गया तो इन सब का वर्गमूल होगा जाएगा 102। अब बताइए 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा, प्लस इसका भी वर्गमूल 102 होगा। तो ये 100 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 100 प्लस 102 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ये कितना है, 1000 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1000। तो ये आ जाएगा 10.2, ये आ जाएगा 1.02 और जब इससे इसे भाग देंगे 0.012 आ जाएगा। भाई 102 में 1000 से भाग देंगे। अब इसको जोड़ लिया जाए तो 10.2, 1.02 और 0.012, तो देखा जाए कितना आ रहा है भाई, 4 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। अच्छा गलत लिख दिया हम लोग, फिर से एक बार लिख लेते हैं, 10.2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 1.02 आ जाएगा, फिर दशमलव के नीचे 0.012, तो यहाँ पर 2 3 2 1 1 11.232 आ जाएगा, 11.232 आ जाएगा। क्लियर है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन को एक बार आप जरूर चेक कर लेंगे। 11 क्या आ गया भाई हम लोग को, 232 आ जाएगा, 11.232। तो यही हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का किस टॉपिक से दिया हुआ है, तो आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। दिया है 458 गुणे 458 गुणे 458 प्लस नहीं माइनस दिया है, माइनस, फिर 239 गुणे 239 गुणे 239 बटा में दिया हुआ है 458 गुणे 458 प्लस 458 गुणे
239 फिर प्लस 239 गुणे 239, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये क्वेश्चन दिया है और इसका मान हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए अब देखिए 458 और 239 यही नंबर है। तो सपोज करिए कि हम लोग 458 बराबर ए मान ले रहे हैं और 239 बराबर क्या मान ले रहे हैं भाई, बी मान ले रहे हैं। लास्ट में यही वैल्यू रख दिया जाएगा, 458 का मान ए मान ले रहे हैं और 239 बराबर बी। तो यहाँ पर ए इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। यहाँ पर 239 की जगह बी रखेंगे तो बी इंटू पी तो क्या आ जाएगा, बी क्यू आ जाएगा। यहाँ पर 458 गुणे 458 मतलब ए स्क्वायर प्लस 458 गुणे 239 मतलब ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ऊपर आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो नीचे बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया। लास्ट में केवल बचा है ए माइनस बी, लास्ट में केवल बच रहा है ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू है 458 और 239 इसमें से माइनस कर दिया जाए। 458 में से 239, 18 में से 9 गया 9, 4 में से 3 गया 1 और 2 मतलब 219। कितना आ गया आंसर भाई इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 219 आ गया। क्लियर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और अब हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग की चल रही है भाई। तो अब हम लोग 10वां क्वेश्चन करेंगे और आखिरी क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दिया, आइए देखते हैं। दिया है, ठीक है, बहुत सिंप्लीफिकेशन के भी 3889 प्लस 12.952 माइनस एक्स बराबर 3854.002 दिया है। तो यक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, यक्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आइए, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। आइए सॉल्व किया क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए भाई। अब ऐसा करते हैं कि यक्स को हम अलग कर देते हैं, पूरे नंबर को एक तरफ कर देते हैं। तो ये है 3889 प्लस 12.952, यक्स को इधर इसको इधर लाते हैं, माइनस 3854.002 बराबर में यक्स। क्लियर है, बराबर में यक्स। अब इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दिया जाए। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब इसका मान कितना आ जाएगा, 3889.00 रहेगा, 00 लगा दीजिए। इसके बाद 12.952। आप जानते हैं कि जोड़ घटाव में दशमलव के नीचे ही हमेशा दशमलव रखा जाएगा। तो यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 9, 9 2 11, 1 बच गया, 8 1 9 1 10, 1 बच गया, 8 1 9 3। तो 3901 जो इतने की वैल्यू आ गई, वो आ गई 3901.952। अब इसमें से हमको माइनस क्या करना है, माइनस 3854.002 बराबर एक्स। तो अब माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3901.952 में से हमको घटाना है 3854.002। तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 9 बचा और दशमलव लग गया। 11 में से 4 गया 7, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर 8 बचा होगा 0 मतलब 47। 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 47.95, 47.95 आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, 47.95 आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं और वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम लोग के एग्ज़ाम में आता है। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बिल्कुल आप करिए, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करिए। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए जो एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग होता है। तो फिर अगले प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।